चलिए सर, आइए 12th में एक आईकेप के पास पेपर का क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्प्रिंग 2022 के अटेम्प्ट का एक सवाल रीड किया था। स्प्रिंग 2022 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये 17 मार्क की इसकी वेटेज है। आपके हैंडआउट का भी क्वेश्चन नंबर 7 है, सरप्राइज लिमिट के नाम से। क्विक अगर सवाल का मैं रिव्यू करूं तो सवाल में हमसे 31 दिसंबर 2021 का हमारा ईयर एंड है। पॉइंट नंबर 1 में हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया गया था। पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने हमें ये बताया था कि टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से 9 मिलियन एक्सीड कर रहा है और ड्यूरिंग द ईयर हमने 6 मिलियन से एसेट को रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड इंपैक्ट रिकॉर्ड किया और ये रिवैल्यूएशन का डाउनवर्ड इंपैक्ट हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट किया है। पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने बताया था कि इंटरेस्ट रिसीट से 12 मिलियन एक्सीड कर रही है, जबकि कमीशन रिसीट कमीशन इनकम से 15 मिलियन एक्सीड कर रही है। और इंटरेस्ट और कमीशन दोनों इनकम टैक्स लॉ में रिसीट बेसिस पे टैक्स होता है। पॉइंट नंबर 4 में बताया था कि टोटल डोनेशन 5 मिलियन की है, जिसमें से 60% अलाउ होगा, 40% डिसअलाउ होगा। पॉइंट नंबर 5 में बताया था कि 25 मिलियन की डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर की है, जो कि अकाउंट्स में एक्सपेंस आउट हो गई है, लेकिन टैक्स में 28% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से अमोर्टाइज होगी। पॉइंट नंबर 6 में बताया था कि 31 दिसंबर 2021 पे 8 मिलियन की बोरिंग कॉस्ट हमने कैपिटलाइज की है और टैक्स वाला बोरिंग कॉस्ट को इंकरेंस बेसिस पे अलाउ करवाता है। पॉइंट नंबर 7 में बताया गया था कि हमने 70 मिलियन के शेयर्स एक्वायर किए थे फनी लिमिटेड के और इन शेयर्स को हमने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में क्लासिफाई किया था। इन शेयर्स पे हमें 4 मिलियन की डिविडेंड इनकम मिली थी और साल के आखिर में इन शेयर्स के ऊपर 10 मिलियन का फेयर वैल्यू का गेन आया था। टैक्स लॉ में कैपिटल गेन की इनकम 15% और डिविडेंड की इनकम 10% पे टैक्स होती है। पॉइंट नंबर 8 में हमें ओपनिंग डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटीज के नंबर बताए थे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे 18 मिलियन, इंटरेस्ट रिसीवेबल पे 3 मिलियन का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है और अर्न कमीशन के ऊपर 9 मिलियन का डेफर्ड टैक्स एसेट है। 30% का टैक्स रेट था। और पॉइंट नंबर 10 में हमें ये बताया था कि 50 मिलियन के टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं, जिसमें से 40 मिलियन के लॉसेज पे हमने 12 मिलियन का डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है। सवाल की रिक्वायरमेंट में हमसे टैक्सेशन का नोट और डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी के नंबर 31 दिसंबर 2021 पे हमसे पूछे गए थे। तो मैं सॉल्व करवा देता हूं इस सवाल को। चलिए सर, यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं सवाल को। हमारे पास स्प्रिंग 2022 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है, सरप्राइज लिमिट के नाम से। सबसे पहले हम करंट टैक्स की वर्किंग करते हैं, उसके बाद डेफर्ड टैक्सेस को देख लेंगे। करंट टैक्स की वर्किंग हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर हमें सवाल के पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है, दैट इज 130 मिलियन। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से 9 मिलियन ज्यादा है। टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से 9 मिलियन ज्यादा है, यानी कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो इसमें ऑलरेडी एक्सपेंस आउट हुआ हुआ है। टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से अगर 9 मिलियन ज्यादा है तो जितना टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से ज्यादा है उतना अमाउंट हम फर्दर लेस कर देंगे। फिर पॉइंट नंबर 2 में ही आगे कहता है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर एसेट पे रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड किया है 6 मिलियन का और ये रिवैल्यूएशन लॉस हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट किया है। तो चूंकि आपने रिवैल्यूएशन लॉस रिवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंस से एडजस्ट किया है तो अकाउंट्स में ये रिवैल्यूएशन लॉस पीबीटी में रिकॉर्डेड नहीं है, और चूंकि ये रिवैल्यूएशन लॉस पीबीटी में रिकॉर्डेड नहीं है तो आपको इसकी कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत फिलहाल नहीं है। फिर पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि इंटरेस्ट रिसीव से 12 मिलियन एक्सीड कर रही है। टैक्स वाला इंटरेस्ट इनकम को रिसीट बेसिस पे टैक्स करता है। ड्यूरिंग द ईयर हमने इंटरेस्ट इनकम अर्न ज्यादा की है, रिसीव कम की है 12 मिलियन से, और टैक्स वाला इंटरेस्ट इनकम को रिसीट बेसिस पे टैक्स करवा रहा है। तो जितनी इंटरेस्ट इनकम हमारी इंटरेस्ट रिसीव से ज्यादा है उतना अमाउंट इसमें शामिल है और वो टैक्स में रिसीट बेसिस पे टैक्स होगा आने वाले सालों में, तो उसे हम लेस कर देते हैं। फिर पॉइंट नंबर 3 में ही आगे कह रहा है कि कमीशन रिसीव्ड कमीशन इनकम से 15 मिलियन ज्यादा है, यानी ड्यूरिंग द ईयर हमने कमीशन रिसीव ज्यादा किया है, कमाया कम है, अर्न कम किया है, और टैक्स वाला कमीशन को भी रिसीट बेसिस पे टैक्स करवा रहा है। तो हमारे पास कमीशन रिसीट्स कमीशन इनकम से ज्यादा है, जितनी रिसीव्स हमने ज्यादा की है टैक्स के पर्सपेक्टिव से उतनी इनकम ज्यादा होगी, ऐड हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 4 में कहता है कि हमने टोटल 5 मिलियन का डोनेशन पे किया, जिसमें से 60% अलाउ होगा, 40% डिसअलाउ हो जाएगा। तो जो 40% डोनेशन है ये हमारा एक तरह से परमानेंट डिफरेंस बन गया। तो 5 मिलियन का 40%,
2 मिलियन का डोनेशन डिसअलाउ हो जाएगा, तो इसको अंडू करने के लिए मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि 5 मिलियन इसमें ऑलरेडी लेस हुआ है। पॉइंट नंबर 5 में कहता है कि 2021 में यानी कि करंट ईयर में ही 25 मिलियन की डेवलपमेंट कॉस्ट हमने एक्सपेंस आउट कर दी है। टैक्स वाला इस डेवलपमेंट कॉस्ट को मान तो रहा है, लेकिन ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 28% पे अमोर्टाइज कर रहा है। तो हमारे पास जितनी डेवलपमेंट कॉस्ट एक्सपेंस आउट हुई हुई है दैट इज 25, इसको डिसअलाउ कर दें, पहले तो ऐड कर दें, फिर आप डेवलपमेंट कॉस्ट की अमोर्टाइजेशन अलाउ करोगे एज पर टैक्स लॉ 25 का 28%, 7। फिर पॉइंट नंबर 6 में कहता है कि हमने आईएस 23 के तहत 8 मिलियन का बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज किया है। टैक्स वाला ये बोरिंग कॉस्ट इनकरेंस बेसिस पे अलाउ कर देगा, तो हमारे पास बोरिंग कॉस्ट का एक एक्सपेंस टैक्स की किताबों में आ जाएगा 8 मिलियन। समझ आ रहा है ना हमें? फिर पॉइंट नंबर 7 में कह रहा है कि 1 जनवरी 21 में 70 मिलियन के इक्विटी इन्वेस्टमेंट की फेवर थ्रू P&L में क्लासिफाई किया। इस इन्वेस्टमेंट पे 4 मिलियन का डिविडेंड और साल के आखिर में 10 मिलियन का फेयर वैल्यू गेन आया। टैक्स लॉ में डिविडेंड 10% पे टैक्स होता है और कैपिटल गेन 15% पे टैक्स होता है, तो दोनों ही इनकम एक तरह से डिफरेंट रेट पे टैक्स होनी है, तो मैं से यहां से फिलहाल हटा देता हूं। एक डिविडेंड जो कि सेपरेट रेट पे टैक्स होगा और एक फेयर वैल्यू का गेन जो कि सेपरेट रेट पे फ्यूचर में टैक्स होगा जब एसेट डिस्पोज ऑफ होगा, अभी नहीं। डिविडेंड तो अभी रिसीव हुआ, अभी टैक्स होगा डिफरेंट रेट पे। कैपिटल गेन अभी रिकॉर्ड किया है, लेकिन टैक्स लॉ में ये टैक्स होगा जब ये अर्न मतलब एक्चुअली एसेट डिस्पोज ऑफ होगा। तो डिविडेंड है 4 मिलियन और फेयर वैल्यू गेन है 10 मिलियन। फिर पॉइंट नंबर 7 में तुम्हें ओपनिंग डेफर्ड टैक्सेस के बैलेंस दिए, पॉइंट नंबर 9 में टैक्स रेट दिया, पॉइंट नंबर 10 में टैक्स लॉसेस की बात की है। तो हमारे पास फिलहाल टैक्सेबल इनकम 122 आ गई। अब इन्होंने हमें पॉइंट नंबर 10 में ये बताया है कि हमारे पास टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस 50 मिलियन के थे, लेकिन मैनेजमेंट को लग रहा था पिछले साल कि हम फ्यूचर में सिर्फ 50 में से 40 की लॉस एडजस्ट कर सकेंगे, तो मैनेजमेंट ने डेफर्ड टैक्स एसेट भी पिछले साल पूरे 50 मिलियन नहीं सिर्फ 40 मिलियन पे रिकॉर्ड किया। लेकिन लीगली स्पीकिंग एज पर द टैक्स लॉ मेरे पास जितना लॉस अवेलेबल है मैं एडजस्ट कर सकता हूं अगर सब्सिक्वेंट ईयर्स में इनकम आ जाए। मैनेजमेंट का एस्टिमेट 40 मिलियन के लॉस को एडजस्ट करने का था, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर में हमारे पास इनफ इनकम है कि मैं पूरा लॉस एडजस्ट कर सकता हूं, तो मैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पूरा का पूरा एडजस्ट कर देता हूं, दैट इज 50। तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गई 72। अब डेफर्ड टैक्स से पहले हम करंट टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो सर करंट टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा कि जो हमारी टैक्सेबल इनकम है 72, हमारा टैक्स रेट कितना है 30%, तो 72 पे तो 30%, और एक डिविडेंड इनकम है 4 मिलियन की, डिविडेंड इनकम है 4 मिलियन की, इस पे टैक्स रेट कितना है सर? डिविडेंड इनकम पे टैक्स रेट है 10%। एक कैपिटल गेन की इनकम भी है, लेकिन उसमें मैं करंट टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि वो फ्यूचर में टैक्स होगी जब ऐसे डिस्पोज ऑफ होगा, जब शेयर डिस्पोज ऑफ होंगे। तो ये कितना आ गया सर? 22 का हमारा करंट टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया। क्या यहां तक समझ आता है? मैं अब हम आते हैं डेफर्ड टैक्स की वर्किंग पे। सर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते हैं हम बैलेंस शीट अप्रोच से। बैलेंस शीट अप्रोच के लिए हम कुछ फॉर्मेट बनाते हैं कि पहले कॉलम में कैरिंग अमाउंट, सेकंड कॉलम में टैक्स बेस, थर्ड कॉलम में टैक्सेबल या डिडक्टेबल डिफरेंस, एक और कॉलम मैंने यहाँ पे एडिशन बनाया टैक्स रेट, और लास्ट कॉलम में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट। ठीक हो गया सर? अब सवाल में इन्होंने बताया था कि कुछ चीजों पे हमारे पास ओपनिंग डेफर्ड टैक्सेस हैं। सर सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के हवाले से एडजस्टमेंट नंबर 8 में कह रहा है कि ओपनिंग 18 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। अब गौर से समझिएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमारे पास ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 18 मिलियन की। टैक्स रेट कितना है सर? टैक्स रेट है 30%। तो अगर मैं
18 को 30% से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ओपनिंग में टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा 60 का। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे ओपनिंग 18 मिलियन की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब है कि अगर 18% को 30% से ग्रॉस अप करे तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे ओपनिंग 60 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। अब इन्होंने सवाल की एडजस्टमेंट नंबर 2 में ये बताया कि हमारे पास टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से 9 मिलियन ज्यादा है। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आता कब है? जब कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो, टैक्स बेस कम हो। जब कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो, टैक्स बेस कम हो। अगर ड्यूरिंग द ईयर टैक्स डेप्रिसिएशन 9 मिलियन से ज्यादा है तो ड्यूरिंग द ईयर टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड होने की वजह से टैक्स बेस और कम हो गई होगी। टैक्स बेस और कम हो गई होगी तो हमारा ओपनिंग टैक्सेबल डिफरेंस फर्दर इंक्रीज हुआ होगा। समझ आता है हमें? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब है कि साल के शुरू में कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस से 60 ज्यादा है। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब है कि कैरिंग वैल्यू इज मोर देन टैक्स बेस। अब ड्यूरिंग द ईयर 9 मिलियन से टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से और ज्यादा है, तो यानी कि ड्यूरिंग द ईयर 9 मिलियन से टैक्स बेस फर्दर कम हुई, यानी कि टैक्सेबल डिफरेंस हमारा फर्दर इंक्रीज हुआ। तो टैक्स डेप्रिसिएशन इज मोर देन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बाय 9 मिलियन। फिर पॉइंट नंबर 2 में एक और बात की है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने एसेट के ऊपर 6 मिलियन का रिवैल्यूएशन लॉस अगेंस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड किया है। जब तुमने अकाउंट्स में रिवैल्यूएशन लॉस अगेंस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड किया होगा तो अकाउंटिंग कैरिंग वैल्यू कम हुई होगी। अकाउंटिंग कैरिंग वैल्यू कम होने का मतलब है कि टैक्सेबल डिफरेंस बढ़ा हुआ होगा या कम हुआ होगा। अगर अकाउंट्स में एसेट पे 6 मिलियन का रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड हुआ है अगेंस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो रिवैल्यूएशन लॉस की वजह से पीपी क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ होगा। अगर पीपी की कैरिंग वैल्यू कम हो रही है तो टैक्सेबल डिफरेंस बढ़ा होगा या कम हुआ होगा? सर कम हुआ होगा। यानी कि जो हमने रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड किया है थ्रू रिवैल्यूएशन सरप्लस, इससे हमारा ये टैक्सेबल डिफरेंस कम हुआ होगा। तो साल के आखिर में क्लोजिंग टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कितना रह गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे? 63। अभी मैं सिर्फ क्लोजिंग डेफर्ड टैक्सेस के नंबर कैलकुलेट कर रहा हूं, ये नहीं कंक्लूड कर रहा कि कितना पीएनएल में रिकॉर्ड होगा कितना ओसीए में रिकॉर्ड होगा, वो भी देख लेंगे। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि क्लोजिंग डेफर्ड टैक्सेस के नंबर कितने। तो मुझे क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे क्लोजिंग टैक्सेबल डिफरेंस कितना है? 63। क्या ये समझ आता है यहां तक? पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में इंटरेस्ट और कमीशन की बात की गई है। पॉइंट नंबर 8 में ये कह रहा है कि इंटरेस्ट रिसीवेबल पे 3 मिलियन की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। इंटरेस्ट रिसीवेबल पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है ओपनिंग में 3 मिलियन। अगर मैं इसे ग्रॉस अप करूं 30% से 10, टैक्स वाला इंटरेस्ट को पेमेंट बेसिस में मान रहा है, यानी कि टैक्स वालों के लिए इंटरेस्ट रिसीवेबल कोई चीज ही नहीं है। ऐसा ही है ना? टैक्स वाला इंटरेस्ट को पेमेंट बेसिस में मान रहा है, तो यानी कि टैक्स वालों के लिए इंटरेस्ट रिसीवेबल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है। तो ये जो 10 आया ये ओपनिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा। फिर पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर इनकम ज्यादा कमाई, रिसीव कम किया 12 मिलियन से। इंटरेस्ट इनकम एक्सीड्स बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय 12 मिलियन। तो अगर 12 मिलियन से इनकम कमाई ज्यादा रिसीव कम की तो हमारा ये अमाउंट ऐड होगा लेस होगा? सर ऐड होगा। तो साल के आखिर में हमारा इंटरेस्ट रिसीवेबल का क्लोजिंग कितना है? 22। तो इसके कैरिंग वैल्यू प्लॉट कर देंगे 22, टैक्स बेस 0, तो 22 का टैक्सेबल डिफरेंस। फिर वापस से पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 8 को देखें। तो पॉइंट नंबर 3 में कमीशन के बारे में कुछ कह रहा है, पॉइंट नंबर 8 में कह रहा है कि हमारे पास अर्नड कमीशन है 9 मिलियन का। अब अर्नड कमीशन पे ओपनिंग डेफर्ड टैक्स एसेट है 9 मिलियन का।
अगर मैं इसे ग्रॉसअप करूं तो 27 कितना 30। टैक्स वाला कमीशन को भी रिसीट बेसिस पे टैक्स करवा रहा है, यानी कि टैक्स वालों के लिए अनअर्न्ड कमीशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये 30 का अमाउंट अनअर्न्ड कमीशन की ओपनिंग बन जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर 15 मिलियन से कमीशन ज्यादा रिसीव किया एज कंपेयर टू अर्निंग्स। 15 मिलियन से कमीशन रिसीव ज्यादा किया, इनकम कम रिकॉर्ड हुई। तो अगर कमीशन रिसीट्स ज्यादा है कमीशन इनकम से, तो हमारा अनअर्न्ड कमीशन इंक्रीज हुआ होगा डिक्रीज हुआ होगा? इंक्रीज हुआ होगा। यानी कि साल के आखिर में हमारे पास 45 का अनअर्न्ड कमीशन है। तो इसे अपने डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में ले आते हैं। अनअर्न्ड कमीशन ये अकाउंट्स में लायबिलिटी है, तो मैं नेगेटिव में शो कर देता हूं। टैक्स बेसिस की है नहीं, तो 45 का डिडक्टेबल डिफरेंस। सही हो गया। फिर पॉइंट नंबर 4 में डोनेशन का कह रहा है, डोनेशन के हवाले से कोई रिसीवेबल, पेबल, टैक्सेबल या डिडक्टेबल डिफरेंस एसेट पे एग्जिस्ट नहीं करता। ड्यूरिंग द ईयर 5 मिलियन का डोनेशन था, 60% अलाउ हो गया, 40% डिसअलाउ हो गया, परमानेंट डिफरेंस बन गया। पॉइंट नंबर 5 में हमें कहता है कि 25 की डेवलपमेंट कॉस्ट इंकर की, अकाउंट्स में एक्सपेंस आउट कर दी। टैक्स वाला इसको अमोर्टाइज करवा रहा है एट 20% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट कॉस्ट जो कि अकाउंट्स में 2021 में ही एक्सपेंस आउट हो गया, तो अकाउंट्स में कोई एसेट एग्जिस्ट नहीं करता। टैक्स वालों ने 25 मिलियन की डेवलपमेंट कॉस्ट में से 7 मिलियन अमोर्टाइज करवाया, तो 25 माइनस 7 18 की टैक्स बेस आ गई और एसेट इज अ पॉजिटिव, तो 0 माइनस 18 का डिडक्टेबल डिफरेंस। पॉइंट नंबर 6 में कहता है कि हमने CWIP पे 8 मिलियन की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की, टैक्स वालों ने करंट ईयर में अलाउ कर दी। तो हमारे पास ये बोरिंग कॉस्ट 8 मिलियन अकाउंट्स में एसेट है, 8 मिलियन ही है ना, टैक्स में इसकी कोई टैक्स बेस नहीं है, तो 8 का टैक्सेबल डिफरेंस। फिर पॉइंट नंबर 7 में हमने फनी लिमिटेड के शेयर्स परचेज किए 7 मिलियन के, 70 मिलियन के, 4 मिलियन की इसमें डिविडेंड इनकम आई और 10 मिलियन का इसमें कैपिटल फेयर वैल्यू का गेन आया। तो अकाउंट्स में ये इन्वेस्टमेंट 80 मिलियन पे आ गई होगी, यानी कि ये जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू P&L है, 70 की परचेज की, 10 मिलियन का फेयर वैल्यू गेन, तो साल के आखिर में 80। टैक्स बेस इसकी कितनी है? 70, तो 80 माइनस 70 10 का टैक्सेबल डिफरेंस। फिर पॉइंट नंबर 8 में हमें ओपनिंग डेफर्ड टैक्सेस का डेटा था, पॉइंट नंबर 9 में हमें टैक्स रेट, पॉइंट नंबर 10 में हमें लॉसेस की बात की थी। हमारे पास साल के शुरू में 50 मिलियन के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे, सारे लॉस हमने एडजस्ट कर दिए, तो साल के आखिर में हमारे पास कोई लॉस रहता नहीं है। तो ये वो टैक्सेबल और डिडक्टेबल डिफरेंसेस हैं जिन पे आपको डेफर्ड टैक्स वर्कआउट करना है। अब सारी चीजों पे जो फ्यूचर में ये टैक्सेबल और टेम्परेरी डिफरेंसेस रिवर्स होंगे, वो नॉर्मल 30% के रेट पे होंगे, लेकिन इसमें एक अमाउंट ऐसा है जिसमें फ्यूचर पे टैक्स रेट नॉर्मल रेट पे नहीं बल्कि 15% पे लगेगा। वो कौन सा? सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट वाला। क्योंकि जब तुम इसे 80 मिलियन का बेचोगे तो 10 रुपए की इनकम टैक्स में राइज होगी और वो कैपिटल गेन की इनकम होगी, तो उसमें रेट कौन सा लगेगा? 15%। तो डेफर्ड टैक्स भी हम उस रेट पे ही रिकॉर्ड करते हैं जिस रेट पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले वक्तों में टैक्सेबल और डिडक्टेबल डिफरेंस रिवर्स होंगे। तो इस पे जो डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड होगा वो 15% है, बाकी सारी चीजों पे जो डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड होगा वो 30% है। तो मुझे डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी के नंबर बताते हैं साल के आखिर में? कितना? 18.9, 6.6, 13.5 का डेफर्ड टैक्स एसेट, सॉरी 5.4 का डेफर्ड टैक्स एसेट, 2.4 की लायबिलिटी और 1.5। तो साल के आखिर में 31 दिसंबर 2021 पे मेरे ख्याल है हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ रही है कितना? 10.5। तो करंट टैक्स का नंबर कैलकुलेट हुआ है
डेफर्ड टैक्स अभी क्लोजिंग कैलकुलेट हुआ है, फॉर द ईयर कैलकुलेट नहीं हुआ। सर फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स देखते हैं। फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मैं डेफर्ड टैक्स का डी अकाउंट बनाता हूं। सर डेफर्ड टैक्स के डी अकाउंट में ये बता सकते हैं कि ओपनिंग डेफर्ड टैक्सेस कितने हैं? ओपनिंग डेफर्ड टैक्सेस कितने हैं? सर ओपनिंग डेफर्ड टैक्सेस 0 है। कैसे? पॉइंट नंबर 8 में आपको 3 चीजों के ओपनिंग डेफर्ड टैक्सेस बताएं, जिसका नेट कितना है 12, यानी 12 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और पॉइंट नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि 50 के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस पे से 40 के डेफर्ड टैक्स लॉसेस के ऊपर हमने डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया है, वो भी 12 ही है। तो इसका मतलब है कि अगर 12 की लायबिलिटी और 12 का एसेट है तो नेट ओपनिंग डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी कितना है? 0। मैं रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 8 में 3 चीजों का ओपनिंग डेफर्ड टैक्स दिया है और वो बन रहा है 12 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। पॉइंट नंबर 10 में 50 के लॉसेस का जिक्र है, जिसमें से 40 पे डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया है टू द एक्सटेंट ऑफ 12। तो अगर ओपनिंग में 12 की लायबिलिटी और ओपनिंग में 12 का एसेट, तो नेट ओपनिंग कितना है? 0। क्या ये समझ आता है यहां तक? सर क्लोजिंग में हमें चाहिए 10.5 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब अगर ओपनिंग 0 है और क्लोजिंग में चाहिए 10.5 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो मेरे पास जो भी बैलेंसिंग है वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है। ये रिकॉर्ड कहां होगा? सर सब कुछ पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाता, लेकिन एक एडजस्टमेंट यहां पे ऐसी थी कि आपने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के ऊपर जो रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड किया है, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिकॉर्ड किया है, तो इसका डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट भी पीएनएल से नहीं बल्कि रिवैल्यूएशन सरप्लस से ही एडजस्ट हुआ होगा। अब अगर तुम एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू करो तो तुम एंट्री क्या बनाते हो? सर हम एंट्री बनाते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई डेबिट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट 6। अगर मैं एसेट पे रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं एंट्री बनाऊंगा रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई डेबिट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट। डेफर्ड टैक्स की क्या इंप्लीकेशन होगी इस पे? वो भी उसी में जाएगा, लेकिन एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। सर अगर अकाउंट्स में लॉस आ रहा है और टैक्स में लॉस नहीं है, तो अगर अकाउंटिंग एक्सपेंस हो टैक्स एक्सपेंस ना हो, तो ये टैक्सेबल डिफरेंस होता है, डिडक्टेबल डिफरेंस होता है? सर ये डिडक्टेबल डिफरेंस होता है, ये डिडक्टेबल डिफरेंस होता है। यानी कि आपका डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई क्रेडिट होगा कितना? 6 का 30%, 1.8। लास्ट बैच में, लास्ट से लास्ट बैच में स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी जुगाड़ बताई थी कि अकाउंट्स में जो भी आ रहा है ना टैक्स में, हमेशा उसका उल्टा ही होगा। यानी अगर अकाउंट्स में एक्सपेंस आ रहा है तो टैक्स में डेफर्ड टैक्स इनकम ही होगी, और अगर अकाउंट्स में इनकम आ रही है तो डेफर्ड टैक्स में उसका डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ही आ रहा होगा। मतलब वैसे जुगाड़ है, हम लॉजिकली भी कंक्लूड करें तो वहीं तक पहुंचेंगे। अगर अकाउंट्स में लॉस आ रहा है तो डेफर्ड टैक्स इनकम ही होगी, और अगर अकाउंट्स में इनकम आ रही है तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ही होगा। तो यहाँ पे भी अकाउंट्स में रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है तो डेफर्ड टैक्स इनकम। अब ये 1.8 का डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट ऐसा है जो पीएनएल से नहीं रिवैल्यूएशन सरप्लस से रूट होना है। तो मैं डेफर्ड टैक्स की टी अकाउंट में डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, तो डेफर्ड टैक्स की इक्विटी अकाउंट में रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से शो कर देता हूं 1.8। अब जो बैलेंसिंग आएगा वो हमारा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ऐसा होगा जो कि पीएनएल से रूट होगा। 12 पॉइंट। क्या ये समझ आता है यहां तक? बस लास्ट चीज रह गई है कि अब हमें टैक्सेशन का नोट बनाना है। टैक्सेशन के नोट में एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आप टैक्स एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस की एक रिकंसिलेशन बनाते हो ना, इसमें वो टैक्सेस के इंपैक्ट आते हैं जो पीएनएल में रिकॉर्ड हुए हैं। सर हम ये नोट किस चीज का बनाते हैं? हम अपना पूरा पीएनएल बना रहे हैं, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आपके पास जो टैक्स एक्सपेंस का नंबर आपके पीएनएल में नजर आ रहा होता है, ये टैक्स एक्सपेंस जो पीएनएल में नजर आ रहा है उसका नोट बन रहा है। तो यहाँ पे वही टैक्सेस आएंगे या वही करंट टैक्सेस, डेफर्ड टैक्सेस आएंगे जो आपके पीएनएल में रिकॉर्ड हुए हैं। पीएनएल के अलावा अगर कोई डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड हुआ है तो वो इस टैक्स एक्सपेंस के नोट में नहीं आ रहा होता। उसकी भी एक प्रेजेंटेशन है, वो किसी लेटर स्टेज पे एक पास पेपर के सवाल में हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम नोट बनाएं
देखो जो हमने लॉस की वजह से डेफिनेट कम रिकॉर्ड करा था, कौन सा लॉस करा था ना, लॉस की एडिशन अभी नहीं आई आता उस पे। सर हम नोट बनाते हैं, लेट्स से नोट नंबर 18, टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस में पहले हम तीन चीजों का ब्रेकअप दिखा देते हैं, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स और प्रायर ईयर टैक्स। करंट टैक्स है हमारे पास 22, डेफर्ड टैक्स पीनल में कितना रिकॉर्ड होना है 12.3, और प्रायर ईयर टैक्स तो सवाल में हमने देखा ही नहीं कुछ। 34.3 आ रहा है क्या? ये प्रायर ईयर टैक्स हम कैफ में देखेंगे? यस हम कैफ में देखेंगे, कल की क्लास में इंशाल्लाह से देखेंगे। तो टैक्स एक्सपेंस कितना आ गया 34.3। अब एक टैक्स रिकॉन बनाते हैं 18.1, टैक्स रिकंसिलिएशन। सर टैक्स रिकंसिलिएशन हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हमारे पास 130। हम इस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, टैक्स ऑन पीबीटी एट 30%, 39। सर बातें ना करें, इंपॉर्टेंट रिकॉन है इसकी। हमारे पास टैक्स एक्सपेंस है 34.3, तो पीबीटी पे टैक्स रेट लगाया तो 39 और टैक्स एक्सपेंस आ रहा है 34.3। अब कौन कौन सी चीजें रिकंसिलेशन की जो हम ऑलरेडी पास्ट में कवर कर चुके हैं? सर एक तो हमारे पास परमानेंट डिफरेंस है, एक तो हमारे पास परमानेंट डिफरेंस है। हमने टोटल 5 मिलियन की डोनेशन पे की थी, इसमें से 60% अलाउ हो गई थी, 20% 40% अलाउ नहीं हुई थी, जो कि 2 मिलियन बन रहा था। अब 2 मिलियन इस 130 के पीबीटी कैलकुलेट करते वक्त माइनस हुआ है। तो जब तुमने 130 पे 30% कैलकुलेट किया तो 2 मिलियन की डिसअलाउड डोनेशन पे टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ, जबकि टैक्स वालों ने इस 2 मिलियन की डोनेशन को डिसअलाउ करवा दिया था, इनकम का पार्ट बना दिया था, तो उस पर भी टैक्स कैलकुलेट कर लिया था। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए 2 मिलियन का 30% लेस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। हमजा समझ आ रहा है तुम्हें? 5 मिलियन की टोटल डोनेशन है, जिसमें से 60% यानी कि 3 मिलियन की डोनेशन अलाउ हो गई थी, यानी वो अकाउंट्स में भी एक्सपेंस है, टैक्स में भी एक्सपेंस है। 40% डोनेशन यानी कि 2 मिलियन टैक्स वालों ने नहीं अलाउ की। अब टैक्स वालों ने अलाउ नहीं किया, लेकिन पीबीटी में तो पूरा 5 मिलियन का डोनेशन माइनस हुआ है। तो जब तुमने पीबीटी पे टैक्स रेट लगाया तो 2 मिलियन की डिसअलाउड डोनेशन पे टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ, जबकि करंट टैक्स की वर्किंग में, टैक्सेबल इनकम की वर्किंग में हमने 2 मिलियन की डोनेशन भी शामिल की हुई है। तो जब तुम्हारा टैक्स एक्सपेंस यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें 2 मिलियन की डोनेशन पे भी 30% शामिल हुआ है। यहाँ 2 मिलियन का 30% नहीं है, यहाँ 2 मिलियन का 30% है, यहाँ 2 मिलियन का 30% नहीं है, यहाँ 2 मिलियन का 30% है। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए 2 मिलियन का 30% लेस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। कितना 1.6 0.6। ये समझ आ रहा है कि ऐड क्यों किया हमने? सर और कोई चीज जो इस रिकॉर्ड का पार्ट बनेगी? यस सर, कुछ इनकम ऐसी है दैट इज सब्जेक्ट टू लो रेट। सर 4 मिलियन की डिविडेंड इनकम ऐसी है जिसपे हमने 10% का रेट लगाया है। हमजा 4 मिलियन की डिविडेंड इनकम ऐसी है जिसपे हमने 10% का रेट लगाया है। इस पीबीटी में वो 4 मिलियन की डिविडेंड इनकम है, तो इसमें 30% रेट लग गया। टैक्स एक्सपेंस की वर्किंग में डिविडेंड पे टैक्स कैलकुलेट हुआ है 10%, तो यहाँ पे डिविडेंड का 30% है, यहाँ पे डिविडेंड का 10% है। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए डिविडेंड इनकम का 20% ऐड करेंगे या लेस करेंगे? ऐड करेंगे या लेस करेंगे? लेस करेंगे। कितना? 0.8। क्या देखें ये रिकंसाइल कर रहा है? नहीं कर रहा। और कोई चीज? सर एक लॉसेस वाली बात भी है, और कोई इसके अलावा चीज? सर कैपिटल गेन 10 मिलियन का, 10 मिलियन का जो कैपिटल गेन है वो इस पीबीटी में शामिल है, और जब आपने पीबीटी पे 30% लगाया तो कैपिटल गेन पे 30% कैलकुलेट हो गया। जबकि टैक्स एक्सपेंस की वर्किंग में आपने फेयर वैल्यू गेन पे डेफर्ड टैक्स किस रेट से रिकॉर्ड किया है?
15% से। तो यहाँ पे कैपिटल गेन का 30% है, यहाँ पे कैपिटल गेन का 15% है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गेन का 30% है, यहाँ पे 15% है। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 15% ऐड नहीं करना, लेस करना है। हमजा आपकी शक्ल से लग नहीं रहा कि आपको समझ आ रहा है। 1.5 टाई कर रहा है, अभी टाई नहीं कर रहा। देखो कितना फर्क आ रहा है, कितना फर्क आ रहा है 3 का। सर 3 को अगर हम डिवाइड कर दें 30% से तो कितना आ रहा है 10। अब इस तरह के सिचुएशन में बैलेंसिंग आ जाए तो बैलेंसिंग को टैक्स रेट से डिवाइड करके 10 सवाल में ढूंढ लें कहां पर है। सर एक 50 मिलियन के लॉस थे पॉइंट नंबर 10 में, जिसमें इन्होंने बताया था कि पिछले साल हमने 40 पे डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड किया था, 10 पे डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड नहीं किया था। अब देखिए डेफर्ड टैक्स बेसिकली है क्या, अकाउंट्स और टैक्स की किताबों को रिकंसाइल करने के लिए एक प्रॉक्सी का नाम है। जिन चीजों पे मैं डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करता हूं ना, वो मेरी रिकॉन का पार्ट नहीं बनती। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी टैक्स एक्सपेंस के अंदर ब्रिज का रोल प्ले कर चुकी है। जिन चीजों पे मैं डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड नहीं करता, फॉर एग्जांपल परमानेंट डिफरेंस, वो रिकॉन का पार्ट बनती है क्योंकि परमानेंट डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स ने ब्रिज का रोल प्ले नहीं किया होता। अगर कोई 10 मिलियन का लॉस ऐसा है जिसपे आपने डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका मतलब है अब वो एक ब्रिज मिस हो गया और करंट ईयर में उस लॉस को एडजस्ट करना है। तो सर डेफर्ड टैक्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन प्रीवियस ईयर कितना सर 10 मिलियन का 30%। अब मुझे मालूम है कि आप लोगों को मालूम है यहाँ पे कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा क्योंकि आप पहले ही बैलेंसिंग निकाल चुके हैं, लेकिन भूल जाएं कि आपको इसका साइन पता है। लॉजिकली सोचें कि 3 का अमाउंट ऐड होना चाहिए लेस होना चाहिए, ऐड होना चाहिए लेस होना चाहिए। देखो तुमने 10 मिलियन के लॉसेस की एडजस्टमेंट मैनेजमेंट की एस्टिमेट से ज्यादा ले ली है, तुमने 10 मिलियन के लॉसेस की एडजस्टमेंट मैनेजमेंट की एस्टिमेट से ज्यादा ले ली है। तो जब 10 मिलियन के लॉसेस की एडजस्टमेंट तुमने ज्यादा ली तो करंट ईयर की टैक्सेबल इनकम कम हो गई, करंट ईयर की टैक्सेबल इनकम कम हो गई, तो उस 10 मिलियन पे करंट टैक्स कम कैलकुलेट हुआ है, तो यानी कि ये नंबर कम है ना। रिपीट करें, मैनेजमेंट को लग रहा था 40 मिलियन के लॉस यूटिलाइज होंगे, हमने 50 के लॉस एडजस्ट कर दिए। 50 में 10 मिलियन के लॉस ऐसे हैं जो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। जब मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा 10 मिलियन के लॉस एडजस्ट किए तो करंट ईयर की इनकम कम हो गई, करंट ईयर की इनकम कम हुई तो उस पर करंट टैक्स भी कम कैलकुलेट हुआ, करंट टैक्स कैलकुलेट कम हुआ तो इसका मतलब है कि टैक्स एक्सपेंस में उसका इंपैक्ट नहीं है। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए 3 का नंबर ऐड कर देंगे, सर लेस करेंगे। देखो टाई कर रहा है, हमजा समझ आ रहा है आपको? 10 का 30% 3 नहीं 3 होगा, 10 का 30% 3 होगा। चलिए सर जल्दी से कॉपी कर लें इस सवाल को।